हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, विगत कई दिनों से बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भेज के रिक्वेस्ट किया कि मैं जरा सोने के ऊपर में कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस $5,500 पर आउंस इंटरनेशनल मार्केट में टच करके वापस नीचे आए, उससे बहुत सारे लोग जिन्होंने सोने में इन्वेस्ट किया है वो विचलित हो गए हैं। सोने का दाम भारत में भी 2 लाख रुपए पर तोला, एक तोले में 10 ग्राम रहता है, पहुंच के वापस से 1.5 लाख के आसपास में आया है। तो काफी सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो विचलित हैं और वो जानना चाहते हैं कि भाई इस सोने के प्राइसेस गिरे क्यों, और फिर इसके अंदर में क्या अपेक्षा की जा सकती है आने वाले दिनों में प्राइसेस को लेके। दोस्तों, मैं सोने पे बहुत बुलिश हूं और उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। दो बड़े रीजंस हैं जिसको आज के वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। सबसे पहला जो बड़ा रीजन है वो है जापान। जापान जो वर्ल्ड का आप ये कह लीजिए कि एक तरीके से ट्रेजरी था, जो दुनिया भर के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो भी कंट्रीज निकालते थे उनकी फंडिंग, फाइनेंसिंग जापानी लोग करते थे, क्योंकि जापान के अंदर में इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे। आज की स्थिति में आपको बता दूं, जहां कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में, यानी आज से 4-5 साल पहले जापान के काफी सारे 1 ईयर 2 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो नेगेटिव यील्ड दे रहे थे। यानी कि बैंक जो है वो पैसा दे रहे थे वहां की सरकार को कि भैया आप हमारा पैसा रखो, या इन्वेस्टर जो है वो पैसा दे रहा था। नेगेटिव यील्ड का मतलब ये हुआ। परंतु आज की स्थिति क्या है? आज जो जापान का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 2.229% है, और जापान का 30 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो 3.563% है। यही यूएसए का 30 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है वो है 4.859%, और 10 ईयर जो है वो है 2.229%। दोस्तों, मैं क्यों ये यूएसए और जापान के बॉन्ड यील्ड की चर्चा कर रहा हूं और इसका सोने से क्या लेना देना है? यही मैकेनिक्स है, इंटरनल मैकेनिक्स, जो आपको समझना जरूरी है। इसीलिए ध्यान से ये वीडियो देखिए। दोस्तों, जब जापान में यील्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे बहुत कम थी, तब जापान के इन्वेस्टर्स क्या करते थे? वो बाहर जाके पैसा लगाते थे और बाहर की सरकारों के बॉन्ड्स को खरीदते थे। अकेले अमेरिका के टोटल आप समझ लीजिए कि जो उन्होंने डेट लिया है, उस डेट में 1.2 ट्रिलियन डॉलर का बॉन्ड जो है, या डेट जो है, वो जापानी इन्वेस्टर्स जो है वो होल्ड करते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, यदि कोई यूएस ट्रेजरीज का होल्डर है पूरे वर्ल्ड में, तो वो है जापान का सेंट्रल बैंक्स और जापान के इन्वेस्टर्स। अब ये इसलिए लगा रहे थे क्योंकि जो रेट डिफरेंशियल था, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनको यील्ड मिल रहा था वहां की ट्रेजरीज होल्ड करने में, और जो जापान में उनको यील्ड मिल रहा था, उसमें 3 से 4% का अंतर था। आज 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड में ये 2% से भी घट के रह गया है। और यदि हम 30 ईयर देखें तो 30 ईयर में मात्र 1.3% का डिफरेंस रह गया। तो ये तो इतना तो सिर्फ हेजिंग कॉस्ट जो है वो ही खा लेता है, और बैंक जो इंटरमीडियरीज जो है वो जो लेते हैं पैसा, फीस, वो उसी में चला जाता है। जब 3 से 4% का डिफरेंशियल था तब मलाई थी, तब इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा अमेरिका में मिल रहे थे, या दूसरे इंडिया मान लीजिए, या यूनाइटेड किंगडम मान लीजिए, जहां पे ये बढ़ चढ़ के जो है इन सरकारों के डेट को, बॉन्ड्स को खरीद रहे थे। परंतु अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा है कि जापान के अंदर में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, और चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वहां की सरकार जो है उसको बैंक की दरों को भी बढ़ाना पड़ रहा है। वहां बॉन्ड यील्ड्स भी जो है वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले के कई वीडियोस में बताया है कि जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं वो, उसको बेसिकली सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो इंपैक्ट करते हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे करके। पर यहां पे शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड जो है, जैसा मैंने बताया 10 ईयर 30 ईयर का, ये भी काफी तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। और इस कारण से हो ये रहा है कि जापान की जो करेंसी है येन, ये वीक होने के बदले स्ट्रांग हो रही है।
तो दोहरी मार जो है वो जापान के इन्वेस्टर्स को पड़ रहा है। पहली तो उनकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो रही है, दूसरा ये जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स के बॉन्ड्स को खरीद के मजेदार मलाई खा रहे थे, ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, वो इंटरेस्ट रेट मिलना जो है वो लगभग मतलब वो जो क्रीम थी वो लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि इनको वैसा रिटर्न अपने देश में ही मिलने लगा है। इस कारण से हो ये रहा है कि जापानीज सेंट्रल बैंक और जापानीज इन्वेस्टर्स जो है वो बॉन्ड की वो डॉलर की बहुत ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं, और जापान की देखा देखी में बाकी जो फॉरेन नेशंस हैं वो भी डॉलर की जो है पिटाई कर रहे हैं और डॉलर डिनोमिनेटेड डेट जो है उसको बेच रहे हैं। और यही कारण है कि हमने देखा पिछले साल डॉलर विश्व की जितनी भी इंपॉर्टेंट करेंसीज थी उनके मुकाबले में नीचे गिरा। मेरे ख्याल से मोटा मोटी बात आपको समझ में आई होगी। जापान का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जापान ही सबसे ज्यादा अमेरिका का डेट आज की डेट में होल्ड करता है। सेकंड नंबर पे चाइना है। आपको मालूम है कि चाइना भी बेच रहा है। एक टाइम में चाइना 1.4 ट्रिलियन डॉलर का डेट होल्ड करता था अमेरिका का, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था, जापान से भी ज्यादा था, परंतु आज ये 800 साढ़े 800 बिलियन डॉलर के आसपास में आ गया है। यानी 2015-16 से 2025-26 के बीच में 10 सालों में चाइनीज सेंट्रल बैंक ने अपना एक्सपोजर डॉलर में कम किया है। तो डॉलर को हर जगह सेल किया जा रहा है, इसीलिए डॉलर की वैल्यू गिर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि डॉलर की वैल्यू गिरे बाकी कंट्री की करेंसीज के मुकाबले। डॉलर यदि सस्ता होगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अमेरिकन कंपनीज जो है उनके प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव होंगे। इसीलिए डॉलर वीक रखना ये अमेरिका को लग रहा है, अमेरिका की सरकार को लग रहा है कि ये उनके फेवर में ही है। अब मैं ये क्यों बातें कर रहा हूं, जापान का बॉन्ड यील्ड, अमेरिका का बॉन्ड यील्ड, इनके बीच का इंटरेस्ट डिफरेंशियल है ना, इसका रीजन ये है कि डॉलर और गोल्ड का इनवर्स रिलेशन है। यानी डॉलर जब कभी भी वीक होता है तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, और गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम सबके प्राइसेस को धीरे धीरे ऊपर लेके जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ट्रेड चल रहा है ये ट्रेड बरकरार रहेगा। रीजन ये है कि जापान में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जापान में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, स्नैप इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं, और चाइना और जापान के बीच में द्वंद्व जो चल रहा है वो कहीं भीषण रूप ना ले ले, इसका भी डर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, अमेरिका ने जापान को बोला है कि भाई तुमने अपनी करेंसीज टाइम टू टाइम, अपना येन जो है टाइम टू टाइम जो है वो वीक किया डॉलर के मुकाबले, अब ये नहीं चलेगा। जैसा कि आपको याद है प्लाजा अकॉर्ड जब 1985 में हुआ था, सेम यही चीज हुई थी। रोनाल्ड रेगन ने जापान को बता दिया था, चिता दिया था कि अब जो है इंटरनेशनल मार्केट में आप डॉलर के मुकाबले येन को वीक नहीं करोगे, और ब्रिटेन को भी ये चीज बोली थी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से डॉलर वीक हुआ इन सब करेंसीज के अगेंस्ट में नेक्स्ट 2 इयर्स में। वही सेम चीज जो है अभी दोहराई जा रही है, इसलिए मैं आपको हिस्ट्री का भी एक रेफरेंस दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। ज्यादा और जानकारी लेने के लिए प्लाजा अकॉर्ड आप पढ़ सकते हैं या मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी वर्णन है। तो कहने का अर्थ यह है कि अमेरिका भी चाहता है कि उसकी करेंसी वीक हो। जापान की इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो भी जापान के अंदर में इंटरेस्ट रेट को ऊपर कर रहे हैं और येन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये सारे कारणों से डॉलर वीक हो रहा है और गोल्ड जो है इसके प्राइसेस ऊपर गए। अब आप पूछोगे फिर यदि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए तो फिर क्यों ये 30 जनवरी 31 जनवरी को इतने जम के गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस गिरे थे? दोस्तों उसका कारण यह है कि 28 या 29 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉश नाम के व्यक्ति को नया फेडरल रिजर्व का चेयरमैन होंगे ऐसी घोषणा की, उनकी नियुक्ति की बात की। केविन वॉश जो है KEVINWARSH, केविन वॉश ये 2005 से 2011 जहां तक मुझे याद आ रहा है फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में थे, और इनको काफी ज्यादा हॉक माना जाता है जब इंटरेस्ट रेट की बात आए। अब ये हॉक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये
इंटरेस्ट रेट को लेके काफी ज्यादा मतलब सेंसिटिव है और ये चाहते हैं कि भैया इंटरेस्ट रेट ऊपर और नीचे करके जो है उसी के द्वारा अमेरिका की इकोनॉमी जो है उसको कंट्रोल किया जाए। माना अभी ऐसा जा रहा है कि केविन वॉश डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते हुए भले इंटरेस्ट रेट नीचे करने की बात कर रहे हो अमेरिका में, परंतु वहीं दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा वो ये है कि केविन वॉश ये भी कह रहे हैं कि फेडरल रिजर्व यानी कि वहां का जो सेंट्रल बैंक है उसकी बैलेंस शीट बहुत एक्सपैंड हो गई है, बहुत बढ़ गई है। कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में लगभग 8.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई थी, 9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई थी। 9 ट्रिलियन डॉलर के जब इनका बैलेंस शीट हुआ था तभी से केविन वॉश कंटिन्यूसली कहते आ रहे हैं कि चूंकि सेंट्रल बैंक बहुत सारे नोट छाप छाप के जो है बैंक्स को दे रहा है, बैंक्स वो उठा के सेंट्रल बैंक में एज ए रिजर्व के रूप में रख रहे हैं और फेडरल रिजर्व उस पर इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है। इस कारण से जो है इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ रहा है और हायर इन्फ्लेशन के कारण जो है सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट यानी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट घटा नहीं पा रहा है। तो केविन वॉश का कहना है कि ये बैलेंस शीट को कॉन्ट्रैक्ट करो, बैलेंस शीट साइज को जो है छोटा करो। आज की डेट में अमेरिकन सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट कुछ 6.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। जब कोविड शुरू नहीं हुआ था 2019 में ये 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में था। तो मार्केट ऐसा मान रहा है कि ये वापस से प्री कोविड वाले लेवल पे अमेरिकन बैंक की बैलेंस शीट को लेके जाना चाहते हैं और यदि ऐसा करेंगे तो अगेन डॉलर वीक होगा और गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। परंतु वहीं दूसरी तरफ जो है वो ये भी माना जा रहा है कि कहीं इंटरेस्ट रेट ऐसा ना टिंकर करें कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो घटे और डॉलर स्ट्रांग हो। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई केविन वॉश की जो पुरानी हिस्टोरिकल जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उससे भी कमोडिटी ट्रेडर्स थोड़े विचलित हुए और उन्होंने उठा के अपने शॉर्ट पोजीशन जो है लॉन्ग पोजीशन जो है उसको काटी। शॉर्ट पोजीशंस जो हेज फंड होल्ड करते थे उन्होंने शॉर्ट पोजीशन काटी और इसके कारण से जो है प्राइसेस मतलब काफी तेजी से गिरे क्योंकि दोनों तरफ जो है पोजीशन क्लोज करने की होड़ लग गई थी। तो ये बात हुई। तो एक बात हुई जापान की जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वहां पे बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण जो है हमको नजर आ रहा है कि वहां के इन्वेस्टर्स डॉलर को सेल कर रहे हैं और डॉलर को आगे भी सेल करेंगे और जब तक डॉलर की सेलिंग होती रहेगी डॉलर वीक होता रहेगा। डॉलर वीक होगा तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ऊपर भागेंगे। दूसरा जो बड़ा रीजन मुझे नजर आ रहा है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे नेशंस जो न्यूयॉर्क के वॉल्ट में अपने सोने को आज तक रखते आए थे, कोल्ड वॉर के टाइम में रशिया कहीं उन पे अटैक ना कर दे और उनके सोने को छीन ना ले, इस डर से जो है बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के नेशंस ने अपना जो सोना है वो अमेरिका में छुपा के रखा था। इसमें सबसे ज्यादा जर्मनी का सोना जो है वो अमेरिकन वॉल्ट में पड़ा हुआ है। परंतु ग्रीनलैंड के सिचुएशन को लेके और जिस तरीके से अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर में टैरिफ का चाबुक चलाया है उससे जर्मनी के लीडर्स बड़े ही आहत हैं और वो इस मर्मांतक प्रहार को झेलने के लिए, उससे बदला लेने के लिए अमेरिका से ये सोच रहे हैं कि हमने जो भी न्यूयॉर्क के अंदर में गोल्ड रखा है वो गोल्ड को हम वापस अपनी कंट्री में जो है लेके आए। यदि ऐसा होता है तो फिर से गोल्ड के प्राइसेस ऊपर भागने की संभावना है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि इंटरनेशनली जैसे सिचुएशन डेवलप हो रहे हैं ये सिचुएशन गोल्ड के फेवर में है। यदि सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट फेडरल रिजर्व कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो वो गोल्ड के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। परंतु अगेन यदि वो सेंट्रल बैंक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इंटरेस्ट रेट को घटाएगा और जैसे कि मैंने आपको कहा कि फेडरल रिजर्व यदि इंटरेस्ट रेट घटाएगा तो इंटरेस्ट रेट और गोल्ड का इनवर्स रिलेशनशिप है। इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाने तय है। तो यूरोपियन यूनियन नेशंस का अमेरिका को यह कहना कि आप हमारे सोने को वापस करें, जापान के इन्वेस्टर्स द्वारा डॉलर की पिटाई करना, डॉलर की कंटिन्यूसली सेलिंग करना और केविन वॉश जो फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन बने हैं उनका यह कहना, डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाना कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका में कम होने चाहिए, ये तीनों चीज जो है ये गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर ट्रेड्स के लिए बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा है। तो
तो जो प्राइजेस नीचे गिर रहे हैं उससे कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहूंगा कि रोज रोज प्राइजेस को देखना आप बंद करें, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो। आपको अपने आइडियाज, अपने कन्विक्शंस पे बिलीव होना चाहिए। आपका कन्विक्शन यदि स्ट्रांग है, वेल रिसर्च है, तो आप कभी भी नुकसान में नहीं रहोगे, फायदा ही होगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए नुकसान में रहो, परंतु लॉन्ग टर्म में वो चीज फायदे में ही रहेगी। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब एक बार आप रिसर्च कर लो, जब आपको कन्विक्शन, अपने कन्विक्शन पे स्ट्रांग बिलीव हो, तब रोज रोज प्राइजेस देख के अपने आप को कंफ्यूज करने की या घबराने की जरूरत नहीं है। और मैंने आज का वीडियो सिर्फ आपके इस भय, आपके इस डर को कम करने के लिए बनाया है। जो आप लोग बार बार मुझे मैसेज भेजते हो या पूछते हो कि गोल्ड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, देखिए मैं भगवान नहीं हूं, मुझे पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं मेरा रिसर्च कर रहा हूं, मैं मेरे कन्विक्शन के हिसाब से चलता हूं। मैं अगेन आपको बता दूं कि मेरे द्वारा बताई गई बातों पे अमल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। हो सकता है मैं बहुत लोभी हूं, हो सकता है मैं बहुत धूर्त हूं, हो सकता है मैं बहुत बदमाश हूं और आप पे फंसा रहा हूं गलत सलत जानकारी देके। इसीलिए मेरी बातों पे कोई फेस वैल्यू कंप्लीटली उसको लेने की जरूरत नहीं है, आप भी अपना रिसर्च कीजिए। परंतु इंटरनेशनली जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, इंटरनेशनल फाइनेंस में, जियो पॉलिटिक्स में, वो सारी सिचुएशन जो है गोल्ड और सिल्वर के हायर प्राइजेस की तरफ जो है इंडिकेट करती है, हिंट करती है। अब आने वाला समय जो है वो बताएगा कि कहां जाएगी। मेरे रिसर्च के हिसाब से मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर में, और उसके रीजंस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। बहुत सारे और भी रीजंस हैं, टाइम टू टाइम मैं बताता आया हूं, परंतु आज मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष जो है ये रीजन प्रस्तुत किए। दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्र और परिवार को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।